तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 15वां चैप्टर है वो है एजुकेशनल कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी ओवरव्यू, यानी शैक्षिक अवधारणाएं और मनोविज्ञान अवलोकन जो है वो इसमें आपको क्या बताता है। तो ये जो चैप्टर होगा वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर फाउंडेशन को जो है सॉलिडिफाई करने में और ज़्यादा जो है मदद करने वाला है। तो हम इस टेबल के बेसिस पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कि ये बेसिक एजुकेशनल कंसेप्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला आता है जिसको कहते हैं अपन फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन के अंदर अगर अपन बात करें इसके डिस्क्रिप्शन विद, तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसके अंदर आपके एक तो आता है स्ट्रक्चर्ड, एक आता है आपका इंस्टीट्यूशनल और स्कूल बेस्ड, यानी फिक्स्ड करिकुलम और टाइम बाउंड इनके अंदर होती है। ठीक है, इनका जो एम है वो है आपके सर्टिफिकेट या डिग्री को प्रोवाइड करना। जैसे अब मान लीजिए आपने क्लास 12th के अंदर आप हैं, तो अब उसके पूरे ईयर को आपको पढ़ाने के बाद में आपका जो इवोल्यूशन हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मूल्यांकन होने के बाद आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाता है और यहाँ पर आपके एक बाउंड हो गई और एक टाइम बाउंड भी है कि भाई आपका इस जनवरी, मान लो ये जुलाई से लेकर अगले जून तक के सेशन चलेंगे, तो ये क्या टाइम बाउंड हो गया आपके। तो डेली बेसिस पे भी देखो या पूरे टर्म की भी बात करें तो इसमें टाइम बाउंड आपके फिक्स रहती है इसके अंदर, और आपको इसमें सर्टिफिकेट या कह सकते हैं जो डिग्री आती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे जो भी आप स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे होते हैं। फिर बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जो फैमिली, पीयर्स और एजुकेशन बेस्ड जो लर्निंग होती है, ठीक है, अनप्लान्ड और आपके स्पॉन्टेनियस आप कह सकते हैं, यानी जिसके लिए पहले से कोई भी प्लान नहीं है कि भाई इस बच्चे को इस टाइम ये चीज़ें सिखाई जाएगी। स्कूल के अंदर तो फिक्स होता है आपके, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कोई प्री प्लान्ड चीज़ होती नहीं, इसमें ध्यान रखना। अब इसका की एम जो है वो है आपके क्या, सोशलाइजेशन और डेली लाइफ स्किल्स, यानी सामाजिकरण और जो भी डेली लाइफ स्किल है ना उसको अच्छे से क्या करना, तैयार करना। जैसे माता पिता से आप डेली अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आपका बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आप किसी खेल के अंदर महारत हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। अब बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है इसके अंदर आपके जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है या फिर आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो सब आपके इसमें नॉन फॉर्मल के अंदर आते हैं। स्किल डेवलपमेंट और जो भी फंक्शनल लिटरेसी होती है वो आपके इसके अंदर आती है। जैसे आईटी कोर्स कर रहे हो आप, नाइट स्कूल है, ऑनलाइन कोर्स होते हैं, तो ये सब आपके किस में आते हैं, एजुकेशनल बेसिक एजुकेशनल स्कूल के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है आपके। पहला आता है आपका जिसको बोलते हैं अपन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपके नॉलेज, स्किल, पर्सनैलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आप कह सकते हैं जैसे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, नई भाषाएं आप सीखते हैं, कुछ नया नॉलेज जो है आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप नया नॉलेज जो है प्राप्त करते हैं। तो ये सारे जो है किससे हो रहे हैं, ये आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए तो हो रहे हैं। आज आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके प्रैक्टिकल या थ्योरी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे हो, तो कल को आपका उसी कंटेंट का या उसी नॉलेज का यूज करते हो आप अपने लाइफ में अच्छे एक सक्सेसफुल पर्सन बन रहे होंगे। तो ये आपका खुद का विकास हुआ है। सेकेंड अपन बात करते हैं जो कि है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में एज है, सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता, आपका कोऑपरेशन यानी सहयोग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी, और सोशल एफिशिएंसी यानी दूसरों की मदद करेंगे आप, समूह में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे होंगे आप। तो ये क्या है, ये भी तो आपके एक शिक्षा से ही तो हो रहा है ना। शिक्षा मतलब एक आपके अंदर अच्छे शिक्षा के गुण होंगे तभी तो आप यहाँ पर इनके अंदर हेल्प कर पाएंगे। फिर आता है वोकेशनल एम। वोकेशनल एम की बात करें तो यहाँ पर देखो आजीविका के लिए यानी लाइवलीहुड स्किल एक्वायर, यानी आप आने वाली लाइफ को अच्छे से बिता पाए, तो अच्छे से आप गुजार पाए, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। जैसे मान लो कि आप 11th और 12th या 10th से या फिर आप अपने टाइम पर ही रहते हैं, आप मान लो एक कोडिंग को अच्छे से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में उसी, मान लो कि आने वाले टाइम में आप आफ्टर 12th तक उसी कोडिंग का यूज करते हुए अच्छे खासे एक बिजनेस आप खुद के एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप। तो ये क्या कहाँ से हुआ, आपकी ये चीज़ें सीखी आपने तभी तो आप इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। आपने और मान लो कि भाई आपने कंप्यूटर को अच्छे से आप ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो ये भी आप एक सीख के आगे जाके मतलब अच्छे खासे इसके प्रोफेशनल बन सकते हैं। ऐसे सिलाई सीख रहे हैं तो उसका भी आगे जाके हर चीज़ का आज के टाइम में क्या यूज है और उसके बेस पर आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन नैतिक उद्देश्य, जो मोरल एम है वो आपके। तो इसके अंदर देखो वैल्यूज, एथिक्स और डिसिप्लिन यानी मूल्य, नैतिकता और अनुशासन को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, ध्यान रख लेना। जैसे ईमानदारी हो गया, आप टाइम के लिए पंक्चुअलिटी आपके अंदर आ जाती है। जब आप पूरे स्कूल, आप एक कक्षा 1 से 12 तक स्कूल के अंदर आप या आपने जितना भी टाइम है बिताएगा, इस दौरान आप सीखते हैं कि वो बच्चे को सुबह इस समय पर जाना होता है, पंक्चुअलिटी आपके अंदर आती है।
ठीक है, आपको वहाँ पर ईमानदारी से जो है कोई भी किसी के साथ भी ईमानदारी से व्यवहार करना सिखाया जाता है। बहुत सारे अपने लाइफ के अंदर भी आप अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप करते हैं, आपकी वैल्यू भी उसी से इंक्रीज होती है। आप एथिक्स जो भी रूल्स है वो सीखते हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कहाँ से आती है, वो शिक्षा से आती हैं। अब हम बात करते हैं अपन करिकुलम वैसे सिलेबस, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सिंपल ट्रिक में याद करवाया था मैंने। करिकुलम ब्रॉड एरिया है जबकि सिलेबस एक शॉर्ट एरिया है। करिकुलम यानी आपका पाठ्यक्रम जिसको कहा जाता है, तो ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है यानी व्यापक ढांचा होता है। ऑल एक्सपीरियंस यानी सभी अनुभव इसके अंदर, क्लासेस, लैब, स्पोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, ठीक है, ये आपके डायनेमिक होता है और सोसाइटी सेंटर्ड होता है, याद है। यानी पूरे स्कूल की जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, मॉर्निंग से लेकर, मॉर्निंग में क्या होगा असेंबली का, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट डे में क्या होगा, लैब्स के अंदर क्या क्या चीजें करवाई जाएगी, ये सारी चीजों को कवर करता है। खाली सिलेबस को यानी खाली पाठ्यक्रम को कवर नहीं करता, अदर एक्टिविटीज को भी ये कवर करता है। जबकि अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं जो कि पाठ्य सूची है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट को ही फोकस करती है। आपके ध्यान रखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट को कौन फोकस करती है, तो वो करती है आपकी सिलेबस। और करिकुलम की बात करें तो वो सिलेबस के अलावा भी जो अदर आपके एरिया होता है उसको भी ये कवर करती हैं। तो दोनों के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अदर एक्टिविटीज के अंदर भी देखें तो भी काम आएगा आपका ये, और इसके अंदर भी आपके काम आने वाला है। करिकुलम और सिलेबस का आपको सीन ये ध्यान रखना है कि करिकुलम जो है वो एक ब्रॉड एरिया होता है, क्योंकि इसमें आपके जो भी आपके बुक्स आप पढ़ रहे हो उसके कंटेंट के अलावा अदर स्कूल की जो एक्टिविटीज होती है वो भी इंक्लूड होती है आपकी, ठीक है, जैसे क्लासेज हो गई, लैब के वर्क्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, उन सभी को यहाँ पर ये कवर करता है। जबकि सिलेबस में ओनली आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट ही जाता है कि भाई आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, उनमें ये टॉपिक्स रहेंगे, तो ये चीजें आपकी सिलेबस के अंदर आती हैं। तो ये तो होता है आपका यहाँ पर स्टैटिक यानी फिक्स हो गया आपका, और ये डायनेमिक है यानी ये चेंजेज हो सकते हैं, ध्यान रखना करिकुलम्स जो होते हैं। तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस रखना है, डिफरेंस जो है ध्यान रखना, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद में अगला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। उससे पहले एक चीज इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास में कि किस किस प्रकार से ये चीजें जो है आपके काम करती हैं। करिकुलम ब्रॉड एरिया है और ये जो है आपके लिए शॉर्ट एरिया कह सकते हैं अपन इसके अंदर। इसको अभी आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस जो है मैंने बता दिया है। खाली एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट जो होगा वो तो आपके आ जाएगा सिलेबस के अंदर, और पाठ्यक्रम करिकुलम के अंदर आपके जो है कह सकते हैं अपन जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है उसके अलावा भी अन्य चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की बात करें तो इन्फेंसी एज होती है इसके अंदर। इन्फेंसी एज यानी सहसा अवस्था कहा जाता है। ये 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों के अंदर होती है। इनके अंदर रैपिडली फिजिकल ग्रोथ होता है ऐसे बच्चों के अंदर। ये सेंसरी मोटर होते हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर लर्निंग होती है इनके अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट इनके अंदर होता है, यानी बच्चे जो है इसमें चलना बोलना ये सारी चीज़ें सीखता है आपके 0 से लेकर 2 साल की एज तक वाला बच्चा। ऐसे जब अपन बात करें चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था जो कि 2 से लेकर 12 साल तक की होती है, इसमें यहाँ पर ये जो है प्ले एज होती है, कंक्रीट थिंकिंग यानी मूर्त सोच इसके अंदर आती है। पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस स्टार्ट इनके अंदर हो जाता है, यानी बच्चे स्कूल में दोस्तों से यानी पीयर ग्रुप यानी बच्चों के मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप में कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है बाल्य अवस्था यानी 2 से लेकर 12 साल के। फिर आते हैं एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था जो कि 12 से लेकर 18 साल तक की होती है। ये आपके आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर फोकस करते हैं, यानी जो भी इश्यूज आ रहे हैं इनके पास में, जो भी क्राइसिस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इसके अंदर आपके, ठीक है, अमूर्त सोच कह सकते हैं, इसका डेवलपमेंट इनमें होना शुरू हो जाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना। तो ये शुरुआत से अपने मतलब इस एज वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने करियर और पहचान को लेकर सोचते हैं कि भाई मुझे आगे जाके अपने आप को किस तरीके से मतलब या किस चीज़ के अंदर ढालना है। तो वो चीज़ डेवलप होना शुरू होती है 12 से 18 साल एडोलसेंस के अंदर। चाइल्डहुड के अंदर 2 से 12 साल के बच्चे होते हैं जिसमें ये अपने दोस्त बनाते हैं और उनके साथ ग्रुप में कुछ चीज़ें सीखते हैं। और 0 से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उनको करते हैं। लेकिन इनका एक अच्छा काम ये है, अच्छी इनकी एक विशेषता है कि इनका जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो तेजी से होता है इस एज ग्रुप के अंदर। अब देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो इसका फोकस होता है लर्नर यानी जो भी बच्चा आपसे पढ़ रहा है, लर्निंग प्रोसेस क्या कैसे सीख रहा है, टीचिंग मेथड आप क्या क्या ले रहे होंगे, उसको इवैल्यूएट कैसे कर रहे होंगे। नेचर की बात करें तो ये साइंटिफिक, अप्लाइड और प्रैक्टिकल होता है। साइंटिफिक मतलब वो चीज़ें जिनके लिए पहले से कुछ रूल अवेलेबल है, ठीक है, और उनके बेस पर ही आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो, तो ये आपके इसके अंदर आ जाती है साइकोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर। अब बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज ओवरव्यू को लेकर। पहला आता है जिसको बोलते हैं बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। स्टिमल्स, रेस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग यानी अनुकूलन,
ठीक है, ये पावलोव और स्किनर के यहाँ पर इसके अंदर सिद्धांत थे। अब यहाँ पर अगर बात करें एजुकेशनल इंप्लीकेशन के अंदर, तो ये आपके हैबिट फॉर्मेटेशन यानी आपकी आदत, अच्छी आदतें आपकी जो है इसके अंदर निर्मित की जाती है। इसके अलावा ड्रिल या प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इनके अंदर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए निर्देश आपको इसमें दिए जाते हैं व्यवहार या बिहेवियरिज्म के अंदर। फिर आता है कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद कह सकते हैं इसको। इसमें आपके देखो मेंटल प्रोसेस होती है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंसेप्ट आती है। ये पियोनर और पीगेट के द्वारा यहाँ पर जो है इसकी जो है परिभाषाएं दी गई थी। ये लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट करते हैं, ध्यान रखना, और कंसेप्चुअल मैपिंग इनके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना। लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट करना और कंसेप्चुअल मैपिंग इनके अंदर आ जाती है, कंसेप्ट बेस्ड मैपिंग। अब आता है सोशल लर्निंग की बात। तो सोशल लर्निंग की बात करें तो ये आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी अवलोकन अधिगम और मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण की जो है इसके अंदर आते हैं। ये बेंडोरा के द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। टीचर का रोल मॉडल बनना इसमें और ग्रुप वर्क जैसी चीजें जो होती है वो प्रमोट की जाती है आपके सोशल लर्निंग के अंदर। कॉग्निटिविटीज में क्या होगी, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है कंसेप्ट मैपिंग को लेकर। और बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के अंदर आपके ड्रिल प्रैक्टिस हो गए, हैबिट फॉर्मेटेशन हो गया, अच्छी आदतें उनके अंदर बनाना सिखाना, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। अब आते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। हाई ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला आता है आपके लो ऑर्डर और एक आता है हाई ऑर्डर। लो ऑर्डर जो होते हैं इसके अंदर सिंपल रिकॉल यानी सरल स्मरण यानी सिंपली उनको रिकॉल यानी याद करवाया जाता है। इसमें नॉलेज या कंप्रेंशन लेवल होता है। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करो तो ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन उनके लिए हो सकता है। ऐसे में अगर हाई ऑर्डर क्वेश्चंस की बात करूं, इसमें एनालाइज करना, इवोल्यूट करना, इसके अलावा सिंथेसिस यानी उसको विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो होती है वो इसके अंदर आपकी रहती है हायर ऑर्डर स्किल्स के क्वेश्चंस के अंदर। जैसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश संश्लेषण के प्रभावों का मूल्यांकन करें, तो ये सवाल के अंदर क्या हो रहा है, एनालाइज भी करना पड़ेगा आपको, इवोल्यूट करना पड़ेगा और उसका क्या सिंथेसिस हो सकता है, इसके ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, फिर इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहां पर इन चीजों को अप्लाई किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये आपके चैप्टर नंबर 15 यहां पर पूरा होता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है एक फ्लिप्ड क्लासरूम। देखो फ्लिप्ड के अंदर क्या है, ऑनलाइन है कंसेप्ट, ठीक है, और ब्लेंडेड के अंदर क्या है, बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, बच्चा टीचर के सामने भी जाके पढ़ सकता है। तो एक फ्लिप्ड क्लासरूम यानी आपके फ्लिप्ड क्लासरूम में व्याख्यान गतिविधि को कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो पढ़ाने की जो मेथड है उसको कहां पर कर दिया जाता है, तो ये आपके घर या कक्षा के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ क्लास या होम, आउटसाइड ऑफ क्लास या फिर होम के बाहर या आपके जो है यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। घर पे या आउटसाइड ऑफ क्लास, ठीक है, घर या फिर आउटसाइड ऑफ क्लास इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी बच्चा जो है वो घर पे ही लेक्चर को क्या कर सकता है, डिजिटल कंटेंट के माध्यम से देख सकता है। सेकंड, शिक्षा में मूल्य, नैतिकता और अनुशासन प्रदान करने का उद्देश्य किस उद्देश्य से संरेखित होता है। तो शिक्षा के अंदर जो भी यानी एजुकेशन के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसके अलावा जो भी नैतिकता है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो ये प्रदान करने का उद्देश्य किस उद्देश्य से संरेखित होता है, तो ये होता है आपके किसके, डी, मोरल एम से। किससे, मोरल एम से, ये यानी नैतिक उद्देश्य से यहाँ पर ये डेवलप होते हैं, मूल्य, नैतिकता और अनुशासन, मोरल एम से। अगला तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। जैसे निम्न स्तरीय प्रश्न की मुख्य विशेषता क्या है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया तो इसके लिए मुख्य विशेषता क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भाई जो सरल तथ्य है ना उसके स्मरण की आवश्यकता रहती है यहाँ पर, यानी ईजीजी कंसेप्ट को याद करना होता है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती है आपके, रिक्वायर्ड सिंपल रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। तो ये सी वाला ऑप्शन आपके। चौथा प्रश्न है कि आपके औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन की मुख्य विशेषता क्या है। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी आपके औपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसके अंदर उत्तर होगा आपका सी, संरचित, संस्थागत और विद्यालय आधारित, यानी स्ट्रक्चर्ड, इंस्टीट्यूशनल और स्कूल बेस्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया और स्कूल बेस्ड जो कंटेंट है वो आपका आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन में। किस में आ जाता है भाई, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में आ जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सहस अवस्था यानी इन्फेंसी में बच्चे के विकास की अवधि क्या होती है। तो सहस अवस्था के अंदर देखें तो 0 से 2 साल के तक के ये बच्चे होते हैं, इनके अंदर फिजिकल ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। छठवां प्रश्न आपके सामने लास्ट आ चुका है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा का रोल मॉडल के रूप में कार्य करना किस सिद्धांत के निहितार्थ मेल खाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा का रोल मॉडल यानी जो टीचर है वो एक जो रोल मॉडल के रूप में कार्य करे, ये किस सिद्धांत में यहाँ पर जो है रहता है, किससे रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर।
जिसमें एक टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपका सही होता है। तो ये आपके टोटल चैप्टर नंबर 15 के टोटल आपके जो क्वेश्चंस है उनके साथ मैंने आपको नोट्स भी क्लियर करवा दिए हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें। अभी चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर, यानी इस पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का जो हमने टारगेट लिया था, अब उसके हम लास्ट चैप्टर को लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।